एवरीवन, माय नेम इज आदिशा चंदेल और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं फ्रॉम योर बुक 1, जिसका नाम है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। इस चैप्टर को बिगिन करने से पहले ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस पीडीएफ में सर्टेन पोर्शन हाईलाइटेड है। अब ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप इसको अपनी एनसीईआरटी में भी साइड बाय साइड हाईलाइट कर सकते हैं और इसको गो थ्रू कर सकते हैं बिफोर गिविंग द एग्जामिनेशन। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे सर्टेन क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। अब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस है अगेन ये आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, तो इनके चांसेस ऑफ कमिंग अगेन इन दिस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन इंक्रीजेस। तो इनको साइड बाय साइड कर लेना अलॉन्ग विद योर एनसीईआरटी क्वेश्चंस। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको नोट्स से ज्यादा अच्छे से पढ़ाई हो सकती है तो आपको नोट्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नॉट जस्ट फॉर दिस चैप्टर, पॉलिटिकल साइंस में जितने चैप्टर्स है सबके नोट्स मिल जाएंगे एंड उसके अलावा आपके मेजर ह्यूमैनिटीज में जितने भी टॉपिक्स होते हैं आपको सबके नोट्स मिल जाएंगे। तो उसको भी जरूर चेकआउट कर लेना, इससे आपका रिविजन बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा एक तरीके से। सो नाउ लेट अस बिगिन विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो बेसिकली इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन की जब हम बात करते हैं तो हम लोग ट्रेस बैक करते हैं एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अब जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो बहुत सारे डोमेस्टिक इश्यूज फेस करने पड़े थे इंडिया को एज अ कंट्री एंड उसके साथ साथ काफी सारे इंडिया को एक्सटर्नल इश्यूज भी फेस करने पड़े थे। तो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला तो उस टाइम पे मतलब वर्ल्ड में रिकंस्ट्रक्शन का इशू चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 हो गया था। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत ज्यादा डेवस्टेशन हो गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमी का डेवस्टेशन हो गया था, तो रिकंस्ट्रक्शन करना इंपॉर्टेंट हो गया था। उसके साथ साथ एक इंटरनेशनल बॉडी का बनाना इंपॉर्टेंट हो गया था, बिकॉज लीग ऑफ नेशंस जो पहले बनाई गई थी, जिसको बनाया था कि वर्ल्ड वॉर 2 प्रिवेंट करने के लिए, वो एफिशिएंट नहीं थी। तो नाउ वी नीडेड अ मोर एफिशिएंट बॉडी जो प्रिवेंट कर सके वर्ल्ड वॉर 3 को और ज्यादा ग्लोबल क्राइसिस जो आने वाले हैं। तो यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन यहाँ से शुरू होता है एक तरीके से। इसी के साथ साथ सिर्फ इंडिया नहीं था जो कंट्री वहां पे कॉलोनियलिज्म से एस्केप करके निकला था, बहुत सारी कंट्रीज थी जो कॉलोनियलिज्म से इंडिपेंडेंस पा रही थी। ठीक है, कॉलोनियलिज्म से इंडिपेंडेंस पा रही थी एंड बहुत सारी न्यू कंट्रीज आ रही थी इन द इकोनॉमिक फोरम, एक तरीके से हम कह सकते हैं। एंड वही सारे चैलेंजेस जो इंडिया को फेस करने पड़ रहे थे उनको भी फेस करने पड़ रहे थे, द चैलेंजेस ऑफ वेलफेयर एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, इंडिया के अगर पर्टिकुलरली बात करें सर्टेन इश्यूज विच आर यूनिक टू इंडिया का डोमेस्टिक स्टेटस में, तो इंडिया को पार्टीशन के थ्रू वो करना पड़ा था। जहां पे बहुत सारे लोग थे उन लोगों को पार्टीशन करना पड़ा था, लोगों को अपना लैंड छोड़ के आना पड़ा था। अ लॉट ऑफ पीपल वर किल्ड, अ लॉट ऑफ वुमेन वर रेप्ड। ठीक है, तो मतलब बहुत ही ज्यादा ब्रूटल सिचुएशन था एक तरीके से। इसके साथ साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसने भी लेगेसी छोड़ दी थी पीछे ऑफ मेनी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उन्होंने हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी हमसे छीन लिए थे। जो इंडिया का पहले स्टैचर था इकोनॉमिक फोरम में एक तरीके से, वो बहुत नीचे गिर चुका था। एंड इंडिया में पॉवर्टी भी काफी ज्यादा हद तक थी, तो उसको पॉवर्टी को हटाना, लिटरेसी रेट बढ़ाना, ये सब भी बहुत सारे इश्यूज थे जो इंडिया को फेस करने पड़ रहे थे। तो ऐसे टाइम पे क्या हो जाता है, इंडिया डिसाइड करता है कि हम लोग नॉन अलाइनमेंट का स्टेटस यूज करेंगे एंड वी विल रिस्पेक्ट एक दूसरे की कंट्री की सोवेरेनिटी। सोवेरेनिटी का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि एज अ कंट्री अगर मैं किसी कंट्री की लीडर हूं तो आई विल बी द वन मेकिंग डिसीजंस, आई अलोंग विद द पीपल ऑफ माय कंट्री। तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के डिसीजंस इंडिया ही लेगा, दैट इज व्हाट सोवेरेनिटी इज। तो हम रिस्पेक्ट करेंगे हर कंट्री का डिसीजन, ठीक है, बट एज लॉन्ग एज दे आर वर्किंग इन द पीसफुल अकॉर्ड्स, पीसफुल अकॉर्डेंस के साथ काम करेंगे, वी विल रिस्पेक्ट देयर डिसीजंस। और ये जो चीज है ये हमें अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी देखने मिलती है अंडर आर्टिकल 51, जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। अब जो डेवलपिंग कंट्रीज थी वो अपने उनके पास रिसोर्सेज बहुत कम थे, ठीक है, एज कंपेयर टू द एडवांस एंड द डेवलप्ड कंट्रीज। तो ये जो कंट्रीज थी इनके जो गोल्स भी होते थे वो भी काफी हद तक मॉडेस्ट होते थे। इसका क्या मतलब है कि एडवांस जो कंट्रीज थी जैसे यूएसए हो गया, यूएसएसआर हो गया, इनके पास बहुत सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे, ये बहुत ज्यादा हाई गोल्स रखते थे, ये स्पेस में ट्रैवल करने का गोल्स रखते थे, ये लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बातें करते थे, ये मतलब वर्ल्ड डोमिनेंस के गोल्स रखते थे। बट जो हमारे जैसी डेवलपिंग कंट्रीज थी जो उस टाइम पे निकल के आ रही थी, हमारे गोल्स थे कि हमको चाहिए कि सबका पेट भर जाए हमारी कंट्री में, वी हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ इकोनॉमिक वो लिबर्टी, ऑटोनॉमी एक तरीके से आ जाए। तो हमारे थोड़े बहुत मॉडेस्ट से गोल्स थे। मोरोवर जो हमारा एक तरीके से ये भी देख सकते हैं कि हम लोग नेबरहुड जो है उसके आसपास के जो हमारे लोग हैं उनके साथ ज्यादा अच्छे टाइज बनाना चाहते थे, बिकॉज यूजुअली क्या होता है जो आसपास के लोग होते हैं दे आर नंबर 1 थ्रेट्स, राइट। तो व्हेन वी हैव गुड टाइज विद देम एक तरीके से हम अपना सिक्योरिटी भी अरेंज कर रहे हैं।
उसके साथ जो पावरफुल स्टेट्स होते थे वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते थे इकोनॉमिक एंड सोशल एंड मतलब पॉलिटिकल डिसीजंस जो हो रहे थे छोटे नेशंस के। ठीक है, तो छोटे नेशंस पे भी बहुत ज्यादा दबाव था उस पर्टिकुलर टाइम पे। एंड ऑब्वियसली मतलब वर्ल्ड वॉर टू के बाद जब कोल्ड वॉर बनना शुरू हुआ, जब कोल्ड वॉर हो रहा था, तो जो ये दो आपकी कैंप्स थी यूएसएसआर एंड यूएसए की, तो ये अपनी कंट्रीज को लाने के लिए ये लोग क्या करते थे, ये मतलब कंट्रीज को पैसा देते थे, इकोनॉमिक एड देते थे, रिसोर्सेज देते थे कि प्लीज बी अ पार्ट ऑफ आर कैंप, प्लीज बी अ पार्ट ऑफ आर अलायंस जो हमने बना रखा है। तो इससे भी मतलब कंट्रीज का डिविजन हो रहा था बहुत हद तक। अब आर्टिकल 51 जो है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का, वो बेसिकली यहाँ पे प्रमोट करता है एक सेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का यही मतलब होता है कि एज अ गवर्नमेंट हमारी कंट्री की हमको इन सब चीजों को ध्यान में रखना है जब हम लोग गवर्न कर रहे हैं। तो सबसे पहले है कि हमको इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का हमको प्रमोट करना है। ठीक है, कि इंटरनेशनल एरिना में पीस एंड सिक्योरिटी रहे, जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशनशिप बना के रखना है कंट्रीज के साथ, फॉस्टर करना है रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस। जो ट्रीटीज बनती हैं, लॉज बनते हैं इंटरनेशनल फोरम में, उनको रिस्पेक्टफुली हम लोगों को मतलब उनके साथ कॉपरेट करना चाहिए। एंड एक तरीके से एनकरेज करना चाहिए सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। ठीक है, मतलब नेगोशिएशन से रादर देन लाइक कॉन्फ्लिक्ट्स एकदम हाथापाई पे आ जाए, उससे अलावा हमको नेगोशिएट करके सिचुएशन को डील करना चाहिए। पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, तो इंडिया जो है वो बेसिकली यहाँ पे यही लिख रखा है कि एक आइसोलेटेड प्रोसेस में कंट्री नहीं बन के आई थी। बहुत सारी कंट्रीज थी जो उस टाइम पे कॉलोनियलिज्म से डील कर रही थी एंड इंडिपेंडेंस पा रही थी। एंड ये पर्टिकुलर कंट्रीज जो थी वो एशिया एंड अफ्रीका मतलब रीजन में देखने हम लोग देख सकते हैं ये पाई जाती हैं। ठीक है, इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले भी बहुत सारे लीडर्स थे जो चाह रहे थे कि हम लोग टाइज बनाए बाकी कंट्रीज के साथ, जिससे हम लोग टाइज बना के जो ब्रिटिश कॉलोनियल स्ट्रक्चर है उसको हटा सके। इसका सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है सुभाष चंद्र बोस जी का, जिन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी। ठीक है, यहाँ पे वो ओवरसीज कनेक्शन यहाँ पे कर रहे थे जिससे हम लोग कॉलोनियल रूल को हटा सके। इसके साथ जो फॉरेन पॉलिसी है किसी भी नेशन का, वो ये भी रिफ्लेक्ट करती है कि उसके डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स कैसे हैं। ठीक है, तो इंडिया बिकॉज हम लोग अभी अभी एकदम तुरंत इंडिपेंडेंस से निकले के लिए आए थे, हम लोगों ने स्ट्रगल देखा था फ्रीडम के लिए, तो हमारा जो पॉलिसी था वो उसी को दिखा रहा था। ठीक है, वी वर मेकिंग श्योर कि हम नॉन अलाइंड रहें। नॉन अलाइंड रहेंगे क्योंकि फिर हम नहीं चाहते थे कि किसी और पावरफुल नेशन का डिसीजन हम पे आ जाए, क्योंकि वो एक तरीके से वो भी कॉलोनियलिज्म ही हो जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि क्रिएशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स भी शुरू हो जाता है, तो ये भी इंडिया को एक बहुत ज्यादा मतलब कॉन्फ्लिक्टेड से सिचुएशन में रख देते हैं कि अब हम क्या करें, क्योंकि अगर सारे कंट्रीज डेवलप करेंगी तो इंडिया विल आल्सो हैव टू डेवलप। उसके साथ यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। चाइना एज अ प्लेयर इंटरनेशनल अरीना में वो भी बहुत ज्यादा आगे जाके इमर्ज कर रहा होता है। इसमें नेहरू जी जो हैं उनका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है यहाँ पे। नेहरू जी जो थे वो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तो थे ही, सब जानते हैं, बट उसके साथ साथ ही वाज आल्सो आवर फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर। तो नेहरू जी जो थे वो खुद के फॉरेन मिनिस्टर भी थे। उनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी उनका 3 मेजर ऑब्जेक्टिव था। सबसे पहले था प्रिजर्व करना हमारा हार्ड अर्न सोवेरेनिटी। ठीक है, प्रोटेक्ट करना हमारा टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, मतलब जो हमारी टेरिटरी है उसको एक तरीके से प्रोटेक्ट करना, एंड उसके साथ प्रमोट करना ऑब्वियसली रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हमारी हो रही है। अब ये जो स्ट्रैटेजी है नॉन अलाइनमेंट की, ऑब्वियसली ये हर पॉलिटिकल पार्टी को उतना ज्यादा पसंद नहीं आ रही थी। सारे पॉलिटिकल पार्टी, सारे मेजर लीडर्स जो थे उनके कहीं ना कहीं पे ओपिनियंस डाइवर्सिफाइड थे। ठीक है, जैसे कि हम बहुत सारे लोग थे वो कह रहे थे कि हमको यूएसए के साथ सपोर्ट में रहना चाहिए बिकॉज यूएसए इज प्रो डेमोक्रेसी, एंड बिकॉज इंडिया का इंडिपेंडेंस मूवमेंट ही इतना ज्यादा डेमोक्रेसी के ऊपर बेस्ड था, लोगों को लगा कि हमारे आइडियल्स कहीं ना कहीं मैच करते हैं यूएसए के साथ। इनमें से सबसे प्रोमिनेंट लीडर हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है, उसके साथ बहुत सारे जो लीडर्स थे जो सपोर्ट कर रहे थे यूएसए को, वो इसलिए भी सपोर्ट कर रहे थे बिकॉज वो कम्युनिज्म के अगेंस्ट थे। ठीक है, तो दे डिड नॉट वांट कम्युनिज्म टू कम इन इंडिया। इसमें का एग्जांपल हो जाता है आपका भारतीय जन संघ। ठीक है, एंड लेटर स्वतंत्र पार्टी भी जो आती है आपकी स्वतंत्रता, वो भी यही प्रमोट करती है कि वी डू नॉट वांट कम्युनिज्म एंड हेंस हमको यूएसए के साथ टाइज अच्छे बनाने चाहिए। अब डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स, हम सब जानते हैं नॉन अलाइनमेंट का क्या मतलब होता है, कहीं भी अलाइन नहीं करेंगे, किधर भी उसमें हम लोग कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो इंडिया जो है वो उसका यही हमेशा से मकसद रहा था। बट क्या होता है कि बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कभी भी इंटरनेशनल फोरम में, और इंडिया के नॉन अलाइनमेंट को भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट ट्रू नॉन अलाइनमेंट, बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स ये कहते थे। क्योंकि इसका एक एग्जाम्पल है कि 1956 में जब ब्रिटेन ने अटैक किया था इजिप्ट को ओवर नेशनलाइजेशन ऑफ स्विस कैनाल, तो स्विस कैनाल जो था उसको इजिप्ट ने नेशनलाइज कर दिया था, एंड इसके बारे में ब्रिटेन ने उसको बहुत मतलब वो अटैक किया था। तो इंडिया जो था वो पब्लिकली जाके कंडेम
किया था इसके एक्शन को। उन्होंने कहा था कि ये एक तरीके का नियो कॉलोनियल इन्वेजन है, ठीक है। मतलब आप कहीं ना कहीं आप इस पे इम्पैक्ट डाल रहे हो इजिप्ट पे, आप मतलब वहां पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से इम्पैक्ट नहीं कर रहे हो, उनको पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से सप्रेस नहीं कर रहे हो, बट आप इकोनॉमिकली तो सप्रेस कर रहे हो अपने वो पावर को दिखा के। तो ये एक तरीके का नियो कॉलोनियल इन्वेजन है। बट उसी साल जब यूएसएसआर ने इन्वेड किया था हंगरी को, तब इंडिया ने पब्लिकली कंडेम नहीं किया था। तो इंडिया का भी जो स्टैंड है वो कहीं ना कहीं मतलब हिलता डुलता रहता था। अब इंडिया जो थी वो चाह रही थी कि इंडिया के अलावा जो आसपास के हमारे नेबरिंग कंट्री हैं वो भी नॉन अलाइंड रहे, ठीक है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के वन ऑफ द फाउंडर्स वाज आवर प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे इसी टाइम के दौरान क्या होता है, पाकिस्तान जो है इट जॉइंस अ यूएस लेड मिलिट्री अलायंस, मतलब वो यूएस के साथ वो एक कैंप में आ जाता है। एंड यूएसए वाज नॉट वेरी हैप्पी कि इंडिया एक नॉन अलाइनमेंट स्टैंड ले रहा था, ठीक है। यूएसए चाहता था कि इंडिया यूएसए के साथ आए। तो तभी 1950s के दौरान इंडिया एंड यूएसए की जो रिलेशनशिप था वो काफी मतलब हिला डुला सा था, वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। अब इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट स्टैंड ले तो लिया, बट कहीं ना कहीं इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी इंडिया को झेलना पड़ा था, ठीक है। क्यों झेलना पड़ा था? क्योंकि अगर आप किसी भी कंट्री के साथ ज्यादा आप उसके साथ आओगे, अब यूएसए के साथ या फिर यूएसएसआर के साथ अगर हमने कहीं पे भी ज्यादा गए होते तो वो हमको रिसोर्सेज ज्यादा एलोकेट करते, ठीक है। हमें ज्यादा रिसोर्सेज मिलता, हम उनकी प्रायोरिटी हो जाते, हमको मतलब इकोनॉमिक वगैरह चीजें भी मिलती। एंड अगर हम इंडिया की बात करें तो उस टाइम पे इंडिया में इंडस्ट्रियल मतलब उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था अंदर से इंडस्ट्री हमारी, तो हमको मैन्युफैक्चर वगैरह सब करने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता था। वी वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस गुड्स एट अ सर्टेन लेवल। तो इससे हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला जो वो होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है कि हमें बाहर से हेल्प चाहिए, हमें बाहर से असिस्टेंस चाहिए, बट वो काफी लिमिटेड था बिकॉज हम लोगों ने नॉन अलाइनमेंट का स्टैंड लिया था। येट मतलब इंडिया का जो एक पोजीशन है वो सब देख के नेहरू जी को लगा कि नहीं, इंडिया विल हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर इफ वी प्ले इट राइट, ठीक है। तो यहाँ पे एशिया और अफ्रीका के जो यूनिटी है उसके ऊपर फोकस किया नेहरू जी ने। मार्च 1947 में 5 months अहेड ऑफ अटेनिंग इंडिपेंडेंस इंडिया ने मतलब यहाँ पे कन्वेन किया था एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस, ठीक है। एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस किया था। उसके साथ साथ इंडिया ने ये भी बहुत ज्यादा मतलब अटेम्प्ट किया था फॉर द अर्ली रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ इंडोनेशिया फ्रॉम द डच कॉलोनियल रेजिम। तो इंडोनेशिया जो था उसके ऊपर डच जो लोग थे उन्होंने कॉलोनियल रेजिम बनाया रखा था, एंड यहाँ पे 1949 में सपोर्ट किया था कि उसकी फ्रीडम स्ट्रगल में थी। उसके साथ साथ अफ्रो एशियन जो कॉन्फ्रेंस था इंडोनेशियन सिटी में हेल्ड किया गया, जिसका नाम है बैंडंग इन 1955, जिसको हम बुलाते हैं बैंडंग कॉन्फ्रेंस। तो अगर अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस पूछे तो याद रखिएगा कि हम लोग बैंडंग कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से एक तरीके से हम कह सकते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ से स्पार्क्स आते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के, एंड आवर वेरी फर्स्ट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाज हेल्ड इन बेलग्रेड इन सितंबर ऑफ 1961। सो दैट इज इट। अब हम लोग शुरू करते हैं चाइना एंड इंडिया के रिलेशनशिप के बारे में जान के। तो चाइना का क्या था, इंडिया एंड पाकिस्तान का जब रिलेशनशिप शुरू हुआ हम तो वेरी फर्स्ट मोमेंट से वी वर हैविंग टेंशंस। हाउएवर इंडिया एंड चाइना की जो रिलेशनशिप था वी वर नॉट हैविंग टेंशंस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मोमेंट। हमारे जो अर्लीस्ट टाइज थे एकदम अर्लीस्ट डेज वाले वो काफी कॉर्डियल थे, वी वर वेरी कोऑपरेटिव विद वन अनदर। तो इंडिया वाज इनफैक्ट वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जो चाह रहा था रिकॉग्नाइज करना कि हाँ कम्युनिस्ट जो गवर्नमेंट है वहां की चाइना की, इट इज एन इंडिपेंडेंट नेशन, ठीक है। वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिसने एम्बेसी भी बनाया, एंड उनके रिलेशनशिप स्टार्ट में अच्छे थे। एंड नेहरू जी जो थे ही वाज वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस रिलेशनशिप। वो चाहते थे कि इंडिया एंड चाइना साथ में आए, एंड वो मतलब ये जो वेस्टर्न डोमिनेशन है उसको हटा दे, हम लोग एशिया का जो मतलब पावर है उसको बढ़ाएं, हम लोग किसी तरीके से डोमिनेंस में ना आ जाए। पर उसी के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स थे जो नेहरू जी के साथ ही काम कर रहे थे, वो वेरी मच अगेंस्ट दिस आइडिया ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ मतलब चाइना के साथ ज्यादा रिलेशनशिप रखने का। वन ऑफ दिस लीडर्स वाज वल्लभ भाई पटेल जी, बिकॉज ही वाज वेरी अनश्योर। उनको लगा कि जो चाइना जो था वो अग्रेसिव हो सकता है फ्यूचर में जाके, बट नेहरू जी को लगा कि ऐसा नहीं होने वाला है। सो मच सो कि चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे उस टाइम पे पैरामिलिट्री फोर्सेस रखी गई थी, नॉट इवन द आर्मी। एंड देन उसके बाद 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस साइन किया गया था, जिसको नाम है पंचशील अग्रीमेंट। उसको साइन किया गया था 29 अप्रैल 1954, किनके बीच में प्राइम मिनिस्टर दोनों कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी एंड चाइना के प्रीमियर जाओ इनलाई, ठीक है। अब पंचशील अग्रीमेंट जो था उसमें एक सबसे बड़ा वो था कि मतलब ये हमारे 5 पिलर्स है कोएग्जिस्टेंस के, नाउ वी विल बी फ्रेंडली टुवर्ड्स ईच अदर, वो ऐसे अपने आप को दिखाने जा रहे थे। अब इशू जहां से शुरू होता है इंडिया एंड चाइना के बीच में, वो शुरू होता है तिब्बत से, ओके। तो तिब्बत बेसिकली क्या था, एक बफर जोन था चाइना और इंडिया के बीच में। तो चाइना एंड इंडिया के बीच में बफर जोन का क्या मतलब हो गया, एक पर्टिकुलर कंट्री एक पर्टिकुलर लैंड जो चाइना और इंडिया को एक दूसरे से डिवाइड कर रहा था।
1950 में क्या होता है, चाइना जो है वो टेक कर लेता है कंट्रोल ओवर टिबेट। ठीक है, वो कहता है नहीं, टिबेट इज अ पार्ट ऑफ चाइना, वो अपना वहां से सप्रेशन कर देता है एंड चाइना वो टिबेट को अपने अंदर ले लेता है। अब ये जब होता है तो मतलब इंडिया जो थी वो स्टार्ट में इंडिया ने बहुत ज्यादा स्टैंड इस पे नहीं लिया, उसने बहुत सटनली मतलब पर्सुएड किया चाइना को, या मे बी आपको ये नहीं करना चाहिए, ज्यादा नहीं करना चाहिए, बट वो नहीं कर पाया उतने ज्यादा पब्लिकली कंडेम इस एक्शन को। एंड यहाँ पे पंचशील अग्रीमेंट जो हमने साइन किया था उसमें वन ऑफ द मेन कॉजेज वॉज कि हम लोग एक दूसरे के जो मतलब नेशनल डिसीजन है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सोवेरेनिटी, हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे भी एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है कि हम लोग कितने हद तक चाइना को कह सकते हैं कि आप गलत कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे दलाई लामा जो होते हैं, दलाई लामा जाओ एनलाई के साथ आते हैं इंडिया में इन 1956। वो कन्विंस करते हैं, वो बात करते हैं नेहरू जी से कि चाइना का जो हाल है इट इज नॉट वेरी गुड, मतलब टिबेट का जो हाल है इट इज नॉट वेरी गुड, चाइना बहुत ज्यादा सप्रेस कर रहा है। एंड देन इंडिया वाज, फिर उसके बाद इंडिया वाज ट्राइंग टू परसुएड चाइना इवन मोर कि यू आर नॉट डूइंग इट राइट, एंड आपको ये जो टिबेट वाला रीजन है उसको इंडिपेंडेंस दे देना चाहिए। 1958 में जाके एक आर्म्ड अपराइजिंग आती है टिबेट में, ठीक है, कि हम लोग चाइना के अगेंस्ट लड़ेंगे, बट ऑब्वियसली बिकॉज चाइना के पास ज्यादा रिसोर्सेज है, चाइना के पास ज्यादा पावर थी उस टाइम पे, तो टिबेट की अपराइजिंग को वो शट डाउन कर देते हैं। तभी क्या होता है 1959 में दलाई लामा जो थे एंड उनके फॉलोअर्स थे वो आ जाते हैं इंडिया में। ठीक है, वो बॉर्डर क्रॉस कर देते हैं एंड इंडिया ने वेलकम भी किया उनको, कहा कि हाँ यू कैन स्टे ओवर हियर। अब ये जो एक्ट था कि इंडिया ने वेलकम किया दलाई लामा को, इसको चाइना ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। इन्होंने कहा कि आप इंटरफेयर कर रहे हो हमारे जो डोमेस्टिक पॉलिसी है उसके साथ। तो आज के दिन में इंडिया में, दिल्ली में आपको मिल जाएंगे बहुत ज्यादा टिबेटन रेफ्यूजी पॉपुलेशन, उसके साथ आपको धर्मशाला में मिल जाएंगे जो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और दलाई लामा इज ऑल्सो स्टेइंग इन धर्मशाला, मतलब वो उनका एक तरीके से घर बन चुका है। 1950s एंड 60s में बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने शुरू किया टिबेट के इंडिपेंडेंस के लिए मूवमेंट्स। ठीक है, इनमें से आपकी सोशलिस्ट पार्टी भी है एंड भारतीय जनसंघ भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो पार्टीज थी वो चाह रही थी कि टिबेट को ऑटोनॉमी एक तरीके से मिल पाए। तो ये जो टिबेट का इशू है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू रहा है, एक क्रूशियल इशू रहा है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अपार्ट फ्रॉम ये जो इशू था हमारा टिबेट का, इंडिया एंड चाइना के बीच में बॉर्डर इश्यूज भी काफी जल्दी आना शुरू हो गए थे। तो सबसे पहले जो इशू आया कॉलोनियल, मतलब ये जो बॉर्डर डिवीजन का, तो इंडिया ने कहा कि जो कॉलोनियल टाइम से हम लोगों के बीच में बॉर्डर डिवीजन है ना, हम उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जो कॉलोनियल रूल में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा था कि ये बॉर्डर डिवीजन होने वाला है, हम उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, बट चाइना ने कहा कि नहीं, कॉलोनियल रूल के अकॉर्डिंग हम लोग काम नहीं करने वाले हैं, दिस डिसीजन जो हम लोगों ने पहले ले रखा था विल नॉट इम्पैक्ट अस। चाइना ने कहा कि अक्साई चिन जो रीजन है लद्दाख का, उसके साथ साथ आपका जम्मू एंड कश्मीर का रीजन, अरुणाचल प्रदेश जो इसको नेफा कहते हैं हम लोग, तो बेसिकली अक्साई चिन एंड नेफा जो रीजन है, नेफा मतलब नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, इन दोनों रीजन के ऊपर चाइना ने कहा कि उसका कंट्रोल है। उसने कहा कि ये जो रीजन है वो चाइना के अंदर आने चाहिए। 1957 एंड 59 के बीच में चाइना ने यहाँ पे अक्साई चिन रीजन में एक स्ट्रैटेजिक रोड भी बना दी थी। सोचिए, इसके बावजूद भी मतलब बहुत ज्यादा ऐसे बड़े लेवल पे इंडिया एंड चाइना के बीच में कुछ नहीं हुआ था, बस छोटे छोटे ऑल्टरकेशंस होते रहते थे दोनों के आर्मी के बीच में। एंड उसी टाइम पे जब 62 में मतलब कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस चल रहा था, पूरी दुनिया वहां पे फोकस थी कि अब क्या होने वाला है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में, अब तो मतलब वर्ल्ड वॉर 3 आने ही वाली है। उसी टाइम पे चाइना ने एक मैसिव इन्वेजन लॉन्च कर दिया इंडिया के ऊपर अक्टूबर 1962 में। ठीक है, फर्स्ट अटैक जो था वो एक हफ्ते तक लास्ट किया एंड चाइनीज फोर्सेस ने अरुणाचल प्रदेश का जो रीजन है उसको कैप्चर कर दिया, मतलब कि सम पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश को कैप्चर कर दिया। सेकेंड अटैक जो आया था आपका वो 1 महीने बाद आया। ठीक है, तो फर्स्ट अटैक वाज फॉर 1 वीक, उसके 1 महीने बाद आपका सेकेंड अटैक आता है। तो यहाँ पे इंडियन फोर्सेस जो थे वो चाइना को एडवांस करने से तो ब्लॉक कर दिया इन लद्दाख रीजन। इन द ईस्ट इन द चाइना मैनेज टू एडवांस नियरली टू द एंट्री पॉइंट ऑफ द असम प्लेन्स। इसका क्या मतलब है बेसिकली कि इंडिया ने वेस्टर्न एंड फ्रंट जो है आपका लद्दाख का, उसमें एंटर करने से तो रोक दिया चाइना को, बट चाइना असम प्लेन्स के अंदर तक पहुंच गया था बाय देन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा इन्वेजन था एक हद तक। एंड देन उसके बाद फाइनली चाइना ने डिसाइड कर दिया कि अब हम लोग सीज फायर कर देंगे एंड ट्रूप्स को विथड्रॉ कर दिया वहां से। अब ये जो चाइना के साथ वॉर हुआ था इसने इंडिया की एक ग्लोबल इमेज को भी डेंट कर दिया था। इसका क्या मतलब है कि ग्लोबली इंडिया का जो इमेज था, रेपुटेशन था, वो कहीं हद तक मतलब गिर चुका था। ठीक है, क्योंकि इंडिया को अमेरिका के पास जाना पड़ गया था, ब्रिटिश के पास जाना पड़ गया था मिलिट्री असिस्टेंस के लिए कि हमारी मदद करिए प्लीज। क्यों? क्योंकि यूएसएसआर जो था वो एक न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट पे खड़ा था। न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट क्यों? क्योंकि यूएसएसआर वो सपोर्टिंग बोथ इंडिया एंड चाइना। तो अगर वो दोनों को ही सपोर्ट कर रहा था, दोनों के साथ ही खड़ा था ज्यादातर, तो वो किसका ही सपोर्ट करता?
था। इसी के साथ साथ मतलब नेशनलिज्म मतलब नेशनल ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ा। बहुत सारे जो हमारे लीडर्स थे उस टाइम पे जो डिफेंस में थे उन्होंने या तो रिजाइन कर दिया या तो वो रिटायर कर गए। ठीक है, उसी के साथ साथ डिफेंस मिनिस्टर जो थे हमारे उस टाइम पे वी कृष्ण मेनन, वॉज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ नेहरू जी। उन्होंने भी डिसाइड कर दिया कि ही विल नो लॉन्गर बी अ पार्ट ऑफ अवर कैबिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे 1962 के वॉर के बाद मतलब नेहरू जी जो थे उन्होंने पब्लिकली मतलब ही ऑल्सो क्राइड व्हेन लता मंगेशकर वाज सिंगिंग ए मेरे वतन के लोगों आफ्टर द 1962 वॉर। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा मतलब एक नेशनल लेवल का ह्यूमिलिएशन इंडिया को फेस करना पड़ा था। एंड नॉट जस्ट ह्यूमिलिएशन, काफी हद तक इकोनॉमिक लॉस भी हमने फेस किया। अब इंडिया एंड चाइना के जो रिलेशनशिप है उसको कुछ एक डेकेड लगा था, मतलब अराउंड 10 साल लग गया था बिफोर इट स्टेबलाइज्ड। ठीक है, 1976 में जाके फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है दोनों कंट्री के बीच में फिर से स्टार्ट हुए, फिर से रिस्टोर हुए। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे हमारे, ही वाज द फर्स्ट टॉप लेवल लीडर टू विजिट चाइना इन 1979। ठीक है, टॉप लेवल लीडर जिन्होंने 1979 में विजिट किया था वाज अटल बिहारी वाजपेयी। एंड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू विजिट चाइना वाज राजीव गांधी जी। ठीक है, आफ्टर नेहरू जी। तो नेहरू जी के बाद जो सबसे पहले गए वहां पे वाज राजीव गांधी जी। अब साइनो इंडिया कॉन्फ्लिक्ट जो था, साइनो इंडिया कॉन्फ्लिक्ट इज बेसिकली वही चाइना इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे हमको ये भी देखने को मिलता है कि इंडिया की ऑपोजिशन पे भी इम्पैक्ट आया। तो हमारी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी वो बट गई दो हिस्सों में। एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो यूएसएसआर को सपोर्ट करती थी, जो प्रो यूएसएसआर स्टैंड लेती थी, वो वाली जो पर्टिकुलर कम्युनिस्ट पार्टी थी वो कांग्रेस से ज्यादा पास में आ गई। इट ग्रो क्लोजर टू कांग्रेस एंड वो आगे के इलेक्शंस में भी कांग्रेस के साथ खड़ी होती थी। एंड दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो सीपीआईएम, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। अब ये जो थे ये थे प्रो चाइना, तो ये चाइना के ज्यादा सपोर्ट में रहते थे। तो ये दो डिवीजन में बट जाती हैं। एंड जो प्रो चाइना वाली जो पार्टी थी सीपीआईएम, उसके बहुत सारे जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट भी किया गया था ड्यूरिंग द 1962 वॉर, बिकॉज ऑब्वियसली वो उनको सपोर्ट कर रहे थे। अब जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है इंडिया का, ऑब्वियसली बिकॉज वो बहुत ज्यादा आप देखोगे कट ऑफ है मेन लैंड इंडिया से, तो वहां पे डेवलपमेंट यूजुअली बहुत ज्यादा पीछे ही रह जाता है। तो यहाँ पे अब उनको ज्यादा फोकस करना पड़ गया था नॉर्थ ईस्ट के रीजन में, क्योंकि अब चाइना कहीं से भी इन्वेड कर सकता है। तो यहाँ पे शुरू हो गया प्रोसेस ऑफ स्टेटहुड। नागालैंड को स्टेट का हुड का टाइटल दे दिया, मणिपुर एंड त्रिपुरा को मतलब वहां पे फॉर स्टेटहुड के ग्रांट्स मिल गए, एंड राइट टू इलेक्ट देयर ओन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इस टाइम के बाद ही आप देखोगे कि जो असम वगैरह का रीजन है वो ब्रेकआउट होके नए नए स्टेट्स बनते हैं, जिससे ये रीजन जो है ये यूनिफाइड रहे और इंडिया का पार्ट रहे, जिससे कोई थ्रेट ना हो इंडिया को फ्रॉम चाइना। नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन है दैट इज वॉर्स एंड पीस विद पाकिस्तान। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इंडिया एंड पाकिस्तान का क्या रिलेशनशिप रहा है हमेशा से। अब इंडिया एंड पाकिस्तान जो था, जैसे ही पार्टीशन होता है उसी साल से इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं। तो वेरी फर्स्ट वॉर जो हमारी हुई थी वो 1947 में ही हुई थी, अगेन बिकॉज ऑफ कश्मीर इशू। ठीक है, तो दिस हैज बीन एन इशू विद अस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। अब ये बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं हुई थी, कंटेन्ड लेवल पे ये हुई थी, एंड इसको यूनाइटेड नेशंस ने मतलब एक तरीके से मीडिएट किया था इस पर्टिकुलर इशू में। पर उसके बाद भी कश्मीर का जो कॉन्फ्लिक्ट है आज तक हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा मतलब कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान एंड इंडिया ने जरूर कॉर्पोरेट किया एक दूसरे के साथ आफ्टर द पार्टीशन, बिकॉज पार्टीशन में बहुत सारी विमेन अबडक्ट हो गई थी, उनको किडनैप करके दूसरे साइड में ले गए थे। तो उन विमेन को अपने घर पहुंचाने का काम करना यहाँ पे किया था। लॉ एक यहाँ पे इशू आ जाता है आपका कि इंडस वाटर जो है वहां पे उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, हम इसमें डिवीजन कैसे लाएंगे, उसको मीडिएट किया था आपके वर्ल्ड बैंक ने। तो ये वाला इशू भी आपका एक तरीके से वर्ल्ड बैंक ने मीडिएट किया था। 1960 में यहाँ पे साइन हुआ था इंडस वाटर ट्रीटी, जिसको साइन किया था नेहरू जी ने एंड जनरल आयूब खान जी ने। ठीक है, डिस्पाइट ऑल ऑफ दीज अप्स एंड डाउन, ये जो ट्रीटी थी इट वर्कड वेल। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली थोड़े नेगोशिएशन हुए थे कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, बट इट वर्क प्रिटी वेल। उसके साथ साथ हमको पता है कि 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी जो है वो हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। एंड अप्रैल ऑफ 1965 में पाकिस्तान लॉन्च करता है एक आर्म्ड अटैक, कहाँ पे, रन ऑफ कच्छ एरिया में इन गुजरात। ठीक है, इसके साथ एक बिगर ऑफेंसिव अटैक क्रिएट होता है इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन इन अगस्त एंड सितंबर वाला महीना। तो यहाँ पे याद रखिएगा अप्रैल में 1965 रन ऑफ कच्छ, एंड देन उसके बाद अगस्त सितंबर में यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर। अब जो पाकिस्तानी रूलर्स थे वो चाह रहे थे कि पॉपुलेशन जो यहाँ की लोकल पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर वो उनको सपोर्ट करे, बट ऐसा नहीं होता है। एंड एट लुकिंग एट मतलब इतने बड़े स्केल पे ये जो वॉर हो रही थी, तो लाल बहादुर शास्त्री जी जो है वो कहते हैं कि नहीं, अब हमको एक बहुत ज्यादा फियर्स बैटल लड़ना पड़ेगा, एक बार में खत्म करते हैं इस इशू को। एंड वहां पे वो ट्रूप्स जो थे उन्होंने काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च कर दिया एंड लाहौर तक हम लोग एंटर कर गए थे। इसके बाद ऑब्वियसली यहाँ पे हॉस्टिलिटीज को प्रिवेंट करने के लिए यूनाइटेड नेशन को इंटरवेन करना पड़ा। एंड देन उसके बाद यूएसएसआर में जाके ताशकंद एग्रीमेंट साइन किया जाता है कि अब हम लोग आगे नहीं लड़ने वाले हैं।
बट 1965 की जो वॉर थी उसकी इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा इंडिया पे रह चुका था, बिकॉज हमको बहुत सारा रिसोर्सेज वहां पे एलोकेट करना पड़ा था। तो उसके तुरंत बाद इंडिया की इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। 1971 बांग्लादेश वॉर। तो अब जो पाकिस्तान था वो 1971 से पहले वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान था। ईस्ट पाकिस्तान जो कंट्री थे जिसको हम आज जानते हैं बांग्लादेश था। अब ये जो दो रीजन है, आप सोचिए एक पूरे कंट्री जो इंडिया है उसके बीच में मतलब एक डिवाइडेड है, मतलब कि एक तरफ इंडिया के यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान एंड दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान। तो इनका इवन दो उनके बीच में ये कॉमन है कि दोनों मतलब इस्लामिक स्टेट्स हैं, बट यहाँ पे जो रीजनल डिफरेंसेस है वो बहुत ज्यादा थे। यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान के लोग बंगाली बोलना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर उर्दू को इम्पोज किया जाए। तो वहां पे उनको लगता था कि वेस्ट पाकिस्तान जो है वो उनको सपोर्ट नहीं करता इन सब चीजों पे, और वो इम्पोज कर रहा है उनके ऊपर उर्दू लैंग्वेज को, और वो इम्पोज कर रहा है उनके ऊपर अपने एडमिनिस्ट्रेशन को। तो यहाँ पे इलेक्शंस लड़े जाते हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो जो है वो जीत जाते हैं वेस्ट पाकिस्तान में, बट ईस्ट पाकिस्तान में शेख जो मुजीबुर रहमान है वो जीतते हैं। बट वेस्ट पाकिस्तान जो है वो इसको अग्री नहीं करता है। वो कहता है कि नहीं, हम नहीं चाहते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान में ये मतलब जो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी, अवामी लीग जिसका नाम था, वो कहते हैं कि नहीं, वी डू नॉट वांट कि ये पर्टिकुलर पार्टी आए। एंड देन उसके बाद यहाँ पे वो लॉन्च कर देते हैं एक रेन ऑफ टेरर ऑन द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। बहुत ज्यादा मतलब वहां पे जाके ब्रूटली लोगों को मारा जाता है, बहुत ज्यादा मतलब विमेन का अगेन किडनैप करी जाती है, अबडक्ट होते हैं, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, बहुत सारे बच्चों को भी मारा जाता है। एंड देन इस सब पूरी सिचुएशन के बीच में जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे, बांग्लादेशी लोग, दे हैड टू शिफ्ट टू इंडिया। ठीक है, दे एंटर्ड इंडिया इलीगली, वो मतलब ऑब्वियसली उनको एंटर करना पड़ा, एज ए रेफ्यूजी उनको एंटर करना पड़ गया। एंड यहाँ पे वो लोग शेल्टर यहाँ पे लेने लगते हैं बिकॉज दे वर सेफर ओवर हियर इन इंडिया। अब यहाँ पे इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा आप एक देख सकते हो एक बर्डन हो जाता है एक तरीके से। ठीक है, एक मॉरल एंड मटेरियल सपोर्ट भी मतलब वो था, वो हम लोग प्रोवाइड करना शुरू करते हैं बांग्लादेश को। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतने सारे अगर लोग आ जाएंगे देन वी विल हैव टू मेक श्योर कि वी आर सपोर्टिंग मतलब बांग्लादेश कहीं ना कहीं, जिससे ये वॉर रुक जाए, बिकॉज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वाज ऑलरेडी लैकिंग एंड देन वी हैव मोर पीपल टू सपोर्ट, देन हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो इंडिया जो है वो शुरू करता है बांग्लादेश की मदद करना। इसके साथ साथ जो ग्लोबल लेवल पे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की मदद कौन करता है? यूएसए एंड चाइना। यूएसए जो है वो पाकिस्तान को डिफेंस मटेरियल वगैरह सब सप्लाई कर रहा था। इसी के साथ हेनरी किसिंगर जो एडवाइजर थे यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के, इन्होंने एक सीक्रेट विजिट बनाया, मतलब पाकिस्तान के थ्रू वो चाइना में गए बिना किसी को पता है, इन दी जुलाई ऑफ 1971। तो अगस्त के महीने में 1971 में इंडिया डिसाइड करता है कि अब बहुत ज्यादा हो गया, वी विल हैव टू मेक अ टाई अप विद यूएसएसआर अगर हमको इस सिचुएशन को कर्ब करना है। एंड यहाँ पे हम लोग साइन करते हैं यूएसएसआर के साथ ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। अब यहाँ पे बहुत सारे महीने मतलब ये वॉर चलती है एंड देन उसके बाद मतलब डिप्लोमेटिक टेंशन हमारे बीच में चल रही होती है एंड देन फाइनली एक हिट ऑन द नेल आता है एंड वॉर स्टार्ट हो जाती है इन दिसंबर 1971। पाकिस्तान जो है वो सबसे पहले वो पंजाब एंड राजस्थान के रीजन पे अटैक करता है। उसके साथ जो आपकी आर्मी है वो जम्मू एंड कश्मीर से, तो एयरक्राफ्ट से वो पंजाब एंड राजस्थान रीजन पे, आर्मी आपकी जो है आपकी अटैक शुरू करती है जम्मू एंड कश्मीर रीजन पे। एंड देन ऑब्वियसली इंडिया ने भी यहाँ पे बहुत फियर्स फाइट दिया एंड इंडिया वाज सच अ फियर्स फाइट, मतलब कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़े लेवल पे अगर हम देख सकते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर कंट्री ने गिव अप किया है, किसी पर्टिकुलर कंट्री को हराया है अगर किसी ने, तो इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था। ठीक है, 90,000 ट्रूप्स हैड टू सरेंडर, आप सोचिए। फिर उसके बाद ऑब्वियसली यूनिलैटरल सीज फायर आता है, शिमला अग्रीमेंट साइन करे जाती है बिटवीन इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकार अली भुट्टो ऑन 3 जुलाई 1972 कि अब हम लोग फिर से पीस मतलब अकॉर्ड में रिटर्न कर जाते हैं। इंदिरा गांधी जो थी उस टाइम पे इनको बहुत ही ज्यादा प्रेज किया गया था क्योंकि उनका जो इन्होंने स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई थी, लीडरशिप दिखाई थी उस टाइम पे, कि आप लोग मतलब वो इतने ज्यादा हद तक जाके उन्होंने मतलब यहाँ पे पूरा इस सिचुएशन को हैंडल किया था, बिकॉज ना ही उनको कोई ग्लोबल सपोर्ट मिला था। ठीक है, ग्लोबल सपोर्ट मतलब कहीं से मिल नहीं रहा था, यूएसएसआर के साथ टाई अप करने वाला जो डिसीजन था, उसके साथ साथ यहाँ पे इतने सारे ट्रूप्स को एलोकेट करने का डिसीजन, उसके लिए इंदिरा गांधी जी को इवन ऑपोजिशन के जो लीडर्स थे उस टाइम के, उन्होंने भी बहुत ज्यादा अपलॉड किया था कि यस यू हैव डन वेरी वेल। आफ्टर दिस पर्टिकुलर वॉर, नेक्स्ट वॉर जो हुई थी इंडिया एंड पाकिस्तान की वॉज इन द ईयर 1999। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा लिख नहीं रखा है तो आपको ये शॉर्ट नोट में एक तरीके से आ सकता है।
यहाँ पे इंडियन साइड के एलओसी जो है, जिसका मतलब थोड़ी जगह जैसे माशकोश हो गया, द्रास हो गया, कक्सार हो गया, बैटल लेक एरिया हो गया, यहाँ पे जो मुजाहिदीन होते हैं, तो मतलब इस्लामिक ट्राइबल जो कम्युनिटीज होती है जो गुरिल्ला वॉरफेयर में इंडल्ज करती है, उनको हम कहते हैं मुजाहिदीन। तो ये यहाँ पे उन्होंने मतलब फोर्सेज अपनी डिप्लॉय हो गई थी। तो इंडिया को लगा कि हाँ, ये पाकिस्तान का कुछ तो गेम चल रहा है, एंड यहाँ से शुरू हो जाते हैं कन्फ्रंटेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसका नाम है कारगिल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ये मई और जून के महीने में चलता है। एंड बाय द 26 ऑफ जुलाई 1999 इंडिया ने इतना ज्यादा फोर्सेस डिप्लॉय कर लिए थे कि उसने सारी जो कवर कर लिए अपने एरिया, जो पहले मतलब पाकिस्तान ने हमसे ले लिए थे। ठीक है, तो वो सारे लॉस्ट पॉइंट्स जो थे उसको रिकवर कर लिया था। अब वाई वॉज कारगिल कन्फ्रंटेशन सो इम्पोर्टेंट? कारगिल का कन्फ्रंटेशन सबसे ज्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि उससे एक साल पहले 1998 में दोनों इंडिया एंड चाइना ने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी मतलब इनको मिल चुकी थी। ठीक है, बोथ कंट्रीज नाउ हैड न्यूक्लियर पावर, और अब अगर दोनों कंट्री के बीच में न्यूक्लियर पावर है, अब अगर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहे हैं तो एक तरीके से ये इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट इशू बन सकता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा स्केल अप कर सकता है, तो तभी इसको इंटरनेशनली भी इतना ज्यादा लोगों ने देखा था कि क्या चल रहा है इस कंट्री के बीच में। अब पाकिस्तान में बेसिकली क्या हुआ था, वहां पे बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको पता नहीं था कि ये सब क्या चल रहा है। वो जो आर्मी चीफ थे, ही वाज द वन हु वाज मेकिंग ऑल ऑफ दीज डिसीजन। द प्राइम मिनिस्टर वाज केप्ट इन द डार्क। तो इससे क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया जाता है, एंड देन उसके बाद जो आर्मी चीफ उस टाइम पे थे जनरल परवेज मुशर्रफ, ही कम्स इन पावर पाकिस्तान में, जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। फिर उसके बाद यहाँ पे इंडिया के पास जो लिमिटेड रिसोर्सेस थे यहाँ पे आपके डिफेंस प्रोडक्शन वगैरह के, तो यहाँ पे इंडिया को सप्लाई शुरू करना पड़ा था। इंडिया को प्रोडक्शन हाउसेस क्रिएट करने पड़ गए थे फॉर द बेसिस ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन जो नवंबर 1962 में आया था, एंड देन उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज जो नवंबर 1965 में आया था। अब इसको याद कैसे करेंगे, दोनों नवंबर के महीने में है, 1962 और 65 में। ठीक है, मतलब दोनों ईयर्स जब इंडिया ने वॉर में लड़ा है, दोनों ईयर्स में इंडिया ने इन सिचुएशन को क्रिएट किया है। ठीक है, दोनों ईयर्स में इंडिया ने इस इंस्टीट्यूशन को क्रिएट किया है। तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन जो है वो 62 में आया, एंड देन उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज आया आपका 1965 में। तो ऑब्वियसली लाइक प्रोडक्शन पहले फिर सप्लाई, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। ये तो जो आपके पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है ये इंपॉर्टेंट है आपके। अब इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी की बात करते हैं। तो इंडिया जो है उसका फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो था उसको अंडरटेक किया गया था 1974 में मई के महीने में। नेहरू जी जो थे, ही वाज अ स्टॉन्च बिलीवर कि हाँ, हम लोगों को फेथ रखना चाहिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही इंडिया को आगे जाके डेवलप करेगा। आपका जो हमारा इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था, इसको इनिशिएट करा था अंडर द गाइडेंस ऑफ होमी जे भाभा। सो ही वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। इसी के साथ साथ अक्टूबर 1964 में चाइना क्या करता है, चाइना को भी न्यूक्लियर पावर बन जाता है, एक तरीके से न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कंडक्ट करता है। एंड देन उसके बाद 68 में एनपीटी का यहाँ पे साइन करना शुरू हो जाता है। एनपीटी क्या है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक है, जिसको साइन करते हैं यूएसएसआर, यूके, यूएसए, फ्रांस एंड चाइना। तो ये जो पांच आपकी कंट्रीज हैं, P5 जिनको हम लोग कहते हैं परमानेंट 5 ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ये साइन करते हैं एक ट्रीटी जिसका नाम है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अब इस ट्रीटी का क्या मतलब है कि जो कंट्रीज हैं जिनके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, विच आर दीज कंट्री, अब बस यही कंट्री उन वेपन्स को यूज कर सकती हैं, बाकी कोई भी कंट्री उन वेपन्स को डेवलप नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये देखिए आप एक तरीके से एक डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी हो जाती है। मतलब कि खुद डेवलप कर लिया उन्होंने, खुद उनके पास आ गई, बट अब वो कह रही है कि कोई और कंट्री डेवलप ही नहीं कर सकती है। तो एक तरीके से वो अपना डोमिनेंस बना रही है पूरे वर्ल्ड के अरीना में। तो तभी इंडिया ने कहा कि दिस इज अ वेरी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी, और इंडिया ने नहीं साइन किया इस ट्रीटी को। फिर उसके बाद इंडिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट अंडरटेक किया, एंड देन उसके बाद 74 में भी हुआ, एंड देन 1998 में भी हमने अपना अंडरटेक किया। इसी टाइम पे जब न्यूक्लियर टेस्ट हो रहे थे, यहाँ पे एक डिफिकल्ट पीरियड था डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए भी। क्यों डिफिकल्ट पीरियड था? क्योंकि अरब इजराइल वॉर चल रहा था 1973 में, एंड ऑब्वियसली अगर मिडल ईस्ट में कभी भी वॉर होता है तो ऑयल प्राइसेस राइज कर जाते हैं, एंड ऑयल इज वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी इकोनॉमी के लिए। तो यहाँ पे जब ऑयल प्राइसेस वगैरह हाइक कर गए थे, इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका था इंडिया के विद इन। अब यहाँ पे इंडिया के अगर पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने एक दूसरे से ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है जब वो फॉरेन पॉलिसी को डिक्टेट कर रही होती है। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है कि हाँ, हमको शायद से यूएसए को ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए एज कम्पेयर टू यूएसएसआर, या यूएसएसआर को थोड़ा ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए एज कम्पेयर टू यूएसए, बट मोर और लेस ऑल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज अग्री कि हमको ज्यादा मतलब नॉन अलाइनमेंट पे ही फोकस रहना चाहिए। वी शुड नॉट अलाइन विद एनी ऑफ द नेशंस कंप्लीटली। ठीक है, तो हम कह सकते हैं फॉरेन पॉलिसी का कहीं हद तक लिमिटेड रोल रहा है पार्टी पॉलिटिक्स में। मतलब कि मोर और लेस कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी, सबका ऑलमोस्ट द सेम फॉरेन पॉलिसी रहेगा। तो फॉरेन पॉलिसी पे इतना ज्यादा डिपेंडेंस नहीं रहा है।
इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम अगेन यहीं पे मैंने बोला था 1968 में जो एनपीटी आया था उसको 1995 में साइन कर गया था टू इंडेफिनिट एक्सटेंशन। इसका क्या मतलब है कि अब ये हमेशा के लिए कोई भी और कंट्री मतलब ऑथराइज नहीं कर रहे हम लोग उनको न्यूक्लियर वो बनाने के लिए, बट इंडिया ने इसको साइन नहीं किया कि हम लोग नहीं साइन करने वाले हैं। इसको इंडिया ने अपोज किया पब्लिक फोरम में जाके। इसके साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी अगेन वो सिमिलर लाइंस पे काम करती है, इसको भी इंडिया ने बहुत ज्यादा अपोज किया था। मई 1998 में इंडिया ने अपना सेकंड जो न्यूक्लियर टेस्ट का सीरीज है उसको कंडक्ट किया। थोड़े टाइम बाद पाकिस्तान जो है उसने भी सिमिलर न्यूक्लियर एक्सचेंज को कंडक्ट किया। अब यहाँ पे ऑब्वियसली इंटरनेशनल जो न्यूज मीडिया थी वो बहुत ज्यादा मतलब वो हो गई कि अच्छा दोनों कंट्रीज के पास अब यहाँ पे मतलब न्यूक्लियर वेपन्स आ चुके हैं, तो ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गया कि अब इन दोनों कंट्री के बीच में रिलेशनशिप आगे कैसे रहने वाले हैं। इंडिया के जो न्यूक्लियर पॉलिसी हम लोग फॉलो करते हैं द पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज। नो फर्स्ट यूज का ये मतलब है कि हम में से मतलब इंडिया विल नेवर यूज द न्यूक्लियर वेपन इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है फॉर पीसफुल रीजंस। ठीक है, कि हम लोगों को एक डेटरेंट की तरह एक्ट करे, हमारा एक प्रोटेक्शन है, बट हम लोग कभी भी पहले इसको यूज नहीं करने वाले हैं। अगला टॉपिक जो है इज अबाउट शिफ्टिंग अलायंसेस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब बेसिकली क्या होता है 1977 में इंडिया की फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आती है। ठीक है, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आती है सेंटर में और वो थी जनता पार्टी। अब जनता पार्टी कहती है कि हम लोग जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट को फॉलो करने वाले हैं। इसका मतलब है कि हम लोग जेन्युइनली नॉन अलाइंड रहेंगे। इससे पहले कांग्रेस जो थी वो कहीं ना कहीं तक प्रो यूएसएसआर थी। ठीक है, अब वो चाह रहे हैं कि वो एकदम भी ना हो, अब हम लोग बीच में रहे, हम किसी के साथ भी ज्यादा रिलेशनशिप में ना रखें। उसी के साथ साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि 1991 में यूएसएसआर ब्रेक हो जाता है। यूएसएसआर ब्रेक हो जाता है, उसका इंटरनेशनल डोमिनेंस कम हो जाता है। इवन दो रशिया एंड इंडिया स्टिल रिमेन वेरी गुड फ्रेंड्स, रशिया का पावर बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है इन द पॉलिटिकल अरीना। तो अब इंडिया क्या करता है, इंडिया यूएसए के साथ फ्रेंडशिप में बना जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है इट इज ऑलवेज डिक्टेटेड बाय द नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, वो ये नहीं सोचता अच्छा ये कंट्री तो बहुत अच्छी है, यहाँ के लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं, हमको सपोर्ट करना चाहिए। वो सोचते हैं कि इंडिया का क्या जरूरत है, इंडिया का जो नीड है दैट विल ऑलवेज बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो इसी के रीजन से इंडिया क्या करता है, अब वो प्रो मोर यूएस बनता जा रहा है एंड 1990 के बाद भी ये ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसका दूसरा रीजन ऑब्वियसली लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन भी काफी हद तक है। इंडिया एंड चाइना जो है यहाँ पे भी बहुत ज्यादा एफर्ट्स हुए हैं रिस्टोर करने के हम दोनों के बीच में पीस, जिसको हम लोगों ने साउथ एशिया वाले चैप्टर में ऑलरेडी कवर कर रखा है। अब हम लोग आते हैं एडेड टॉपिक्स पे। तो बेसिकली ये जो एडेड टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर के, ये बहुत ज्यादा मर्ज करते हैं विद द साउथ एशिया वाला चैप्टर जो हमने ऑलरेडी कर रखा है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग सिर्फ 3 कंट्री की बात करेंगे, इजराइल की बात करेंगे, यूएसए की बात करेंगे एंड म्यांमार की बात करेंगे। ठीक है, इजराइल, यूएसए एंड म्यांमार इस वीडियो में अभी मैं कवर करने वाली हूँ। बाकी जितनी कंट्रीज है हम लोगों ने कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया में उनको कवर कर लिया है, उसको आप जरूर देख लेना वीडियो को, वो भी हम लोगों ने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिया है। तो अगर आपको उन कंट्रीज में डाउट है आप उस लिंक को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इजराइल के बारे में। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, इजराइल को इंडिपेंडेंस मिला 1948 में। ठीक है, बट इन दोनों कंट्री के बीच में काफी मतलब पॉलिटिकल टाइज उतने ज्यादा नहीं थे, इवन तो हमारे पास हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज थे। ठीक है, हिस्टोरिकली इंडिया एंड इजराइल का रिलेशनशिप रहा है, बट हमारा जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है एज इंडिया एज वी नो इट टुडे, मॉडर्न डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है हमारा, वो शुरू होता है 1992 में, जब इजराइल की एम्बेसी शुरू होती है इंडिया के अंदर। इसके साथ साथ इंडिया एंड इजराइल का जो रिलेशनशिप है वो काफी हद तक एक नया रिलेशनशिप डेवलप करके आया है। ठीक है, मतलब दिस इज रिलेटिवली न्यूयर रिलेशनशिप। यहाँ पे 2017 एंड 2018 में जब दोनों कंट्री के हेड्स, जो दोनों कंट्री के लीडर्स थे, तो अब वो एक दूसरे से मिलने आए थे, इजराइल के लोग इंडिया में आए थे, इंडिया से इजराइल गए थे, तो यहाँ से वो फर्दर स्ट्रेंथन कर रहा था। अब इंडिया एंड इजराइल के रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले तो कल्चरल एक्सचेंज, सिक्योरिटी एंड डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, काउंटर टेररिज्म, वो हम एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं अबाउट टेररिज्म एंड हाउ वी कैन काउंटर इट, स्पेस रिसर्च में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड वाटर एनर्जी। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया एंड इजराइल का टाइज। यूएसए की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो जाता है एंड इंडिया अपने आप को पाता है एक बहुत ही ज्यादा हॉस्टाइल इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में। अब बिकॉज सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो चुका है, इंडिया क्या करता है, वो यूएसए के साथ ज्यादा सपोर्ट में आ जाता है। ठीक है, वो यूएसए के साथ ज्यादा टाइज बनाना शुरू करता है एंड ऑल्सो हमारा लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन होता है 1991 में, जिसके थ्रू क्या होता है, हम लोग अब बहुत ज्यादा ओपन अप हो जाते हैं एज एन इकोनॉमी। राइट, तो अब हम लोग बहुत ज्यादा ओपन अप हो रहे हैं एज एन इकोनॉमी। इसका मतलब है हमारे एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट रिलेशनशिप भी बने रहेंगे एंड बिकॉज यूएसए इज अ कैपिटलिस्टिक कंट्री विच ऑपरेट्स ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट वाला फंक्शन, यूएसए के साथ हमारे टाइज और ज्यादा बढ़ जाते हैं।
इसी के साथ साथ इसी टाइम पे इंजीनियरिंग का भी क्रेज बढ़ जाता है, इंडिया का अमेरिकन डायस्पोरा जो है वो बढ़ जाता है, बहुत सारे इंडिया से लोग अमेरिका शिफ्ट हो जाते हैं। आज की डेट पे अगर देखा जाए तो कुछ 3 लाख इंडियंस हैं जो सिलिकॉन वैली में काम करते हैं। 15% ऑल जो हाईटेक स्टार्टअप्स आप देखते हो वो इंडियन अमेरिकन चला रहे होते हैं। इसी के साथ साथ 65% ऑफ इंडिया का जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है, मतलब सॉफ्टवेयर सेक्टर से जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, 65% ऑफ इट सोचो आप यूएसए ले जाता है। उसी के साथ साथ 35% जो स्टाफ है बोइंग का, एयरक्राफ्ट बनाती है कंपनी, 35% ऑफ इसका जो टेक्निकल स्टाफ है, ठीक है, इंजीनियरिंग वाला जो एस्पेक्ट है बेसिकली, वो इंडियन ओरिजिन लोग एस्टिमेटेड हैं कि वो वहां पे काम करते हैं। इंडिया में बेसिकली 3 स्टैंड पॉइंट है यूएसए को लेके। एक थोड़े लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमको डिस्टेंस कर देना चाहिए यूएसए से। क्योंकि अगर यूएसए बहुत ही ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है वर्ल्ड डोमिनेंस में, तो कहीं ना कहीं यूएसए का डिसीजन इंडिया को इम्पैक्ट कर जाएगा। इंडिया को डिसीजन बनाना पड़ेगा इन अकॉर्डेंस विद यूएसए। दूसरा स्टैंड पॉइंट है कि हमको बेनिफिट करना चाहिए यूएस की हेजेमनी से, कि हमको यूएसए के साथ ज्यादा टाई अप करना चाहिए, जिससे यूएसए को जितना सपोर्ट हो रहा है हमको भी उसके बेनिफिट मिलता जाए। ठीक है, अगर हम उसके साथ टाई अप रहेंगे तो हम लोगों को भी एज अ कंट्री इन द पॉलिटिकल अरीना हमको भी बहुत ज्यादा स्टैचर मिल जाएगा। एंड तीसरा जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो कहते हैं हमको कोलिशन बनाना चाहिए बाकी डेवलपिंग कंट्रीज के साथ, जिससे हम रिड्यूस कर सकते हैं इस यूएसए के डोमिनेंस को। ये जो यूएसए ने डोमिनेंस बना रखा है उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग बहुत सारी कंट्रीज साथ में आ जाती है, कोलिशन बनाती है, जिससे वो अपने रूल्स जो है हम पे इम्पोज ना कर पाए। ठीक है, रिगार्डलेस जो हमारा रिलेशनशिप है इंडिया एंड यूएसए का, इट इज अ वेरी क्रिटिकल रिलेशनशिप इन अभी करंट जियोपॉलिटिक्स। नेक्स्ट जो कंट्री है हमारी म्यांमार। अब अगर म्यांमार की बात करें तो अगेन म्यांमार एंड इंडिया का बहुत ही ज्यादा मतलब हिस्टोरिकल रिलेशनशिप रहा है, हमारा एथनिक रिलेशनशिप रहा है, कल्चरल एंड रिलीजियस टाइज हमारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो लॉर्ड बुद्धा है, ठीक है, बिकॉज म्यांमार में बुद्धिज्म बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट है, उनके बर्थ कंट्री इज इंडिया। ठीक है, तो बहुत सारे लोग वहां से इंडिया में पिलग्रिमेज करने आते हैं। सिमिलरली इंडिया से भी बहुत सारे लोग वहां पे जाते हैं। तो इंडिया जो म्यांमार है उनका जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी जो है उसकी वजह से हमारा इतना कॉर्डियल रिलेशनशिप बन पाया है एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट रह पाया है। इंडिया एंड बांग्लादेश का जो लैंड बॉर्डर है वो इट इज अबाउट 1600 किलोमीटर एंड हमारा मैरीटाइम बाउंड्री इज इन द बे ऑफ बंगाल, मतलब पानी से भी हम लोग सेपरेटेड हैं थ्रू द बे ऑफ बंगाल। 1951 में इंडिया एंड म्यांमार ने साइन किया था अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। ठीक है, तो 1951 याद रखिएगा, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इंडिया एंड म्यांमार। इसी के साथ साथ राजीव गांधी ने विजिट किया था म्यांमार में 1987 में, विच वॉज मतलब यहाँ से इवन एनहांस हो गए, हमारे रिलेशनशिप ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। आज की डेट तक हम लोग बहुत सारे अग्रीमेंट्स बनाते हैं जिससे हम लोग बायलेटरल कोऑपरेशन मतलब कि दोनों कंट्रीज को बेनिफिट हो सके, ऐसे हम लोग अग्रीमेंट्स बनाते हैं एक दूसरे के साथ में। एंड देन यहाँ पे रेगुलर डायलॉग्स होते हैं अबाउट द इश्यूज। एंड यहाँ पे सीवियर एक अर्थक्वेक आया था मार्च 2011 में शान स्टेट में, जहां उसके लिए इंडिया ने मतलब कुछ $1 मिलियन भी यहाँ पे प्रोवाइड किए थे एज एन असिस्टेंस फॉर ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली कि इंडिया एंड म्यांमार का जो रिलेशनशिप है वो कहीं हद तक मतलब अच्छा ही रहा है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको जितना भी अच्छे से सॉल्व कर सकती हूँ उतना सॉल्व करूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, उससे हमें समझ में आता है कि आपको चैप्टर समझ में आ रहा है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।